से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ लखनऊ से, जहां पर आपको बता दें कि आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। लखनऊ में नगर निकाय के चुनाव को लेकर बीजेपी की ये काफी अहम बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। तो कोर कमेटी की ये बैठक आज होनी है, इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक होनी है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री जो है वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी और सीधे तौर पर देखा जाए तो निकाय चुनाव के लिए आज इस बैठक में रणनीति बनती हुई नजर आएगी। देखना होगा क्या कुछ रणनीति बनती है निकाय चुनाव को लेकर के। बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपनी बनाएगी, किस तरीके से जीत हासिल करनी है, क्योंकि विधानसभा में तो जीत हासिल की और उसके बाद में निकाय चुनाव है और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2024 का भी लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में निकाय चुनाव काफी अहम इस वक्त माने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये अहम बैठक होनी है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनेगी। शाम 4:30 बजे सीएम आवास पर यह खास अहम बैठक होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी कोर कमेटी की ये अहम बैठक आज होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे ये अहम बैठक आज होने जा रही है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर निकाय चुनाव को लेकर रणनीति आज बनाई जाएगी। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक है क्योंकि निकाय चुनाव काफी अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि अब आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले निकाय चुनावों में अपना दबदबा बनाकर रखना होगा बीजेपी को, ताकि वो उस मैसेज का भी यूज किया जा सके लोकसभा चुनावों के दौरान, क्योंकि विधानसभा में तो पहले ही जीत दर्ज की जा चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में कोर कमेटी की बैठक को लेकर? आज के निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक मानी जा रही है और आज शाम करीब 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। माना जाएगा करीब 4:30 बजे की बैठक का समय माना गया है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी और निकाय चुनाव को लेकर बहुत अहम बताया जा रहा है कि जिस तरीके से एक सेमीफाइनल की तरह देखती है भारतीय जनता पार्टी और कोई भी चीज़, कोई भी एक ऐसी गलती नहीं करना चाहती है जिससे चुनाव में कोई इफेक्ट पड़े, तो उसको लेकर माना जा रहा है कि जो संगठन और सरकार के बीच की जो समन्वय है वो बैठा के कैसे अपनी काम करना है, कैसे आगे की रणनीति करनी है और किस तरीके से संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी हैं, जो सरकार में मंत्री हैं उनको कौन सी जिम्मेदारी देनी है, कैसे कर्तव्य, कैसे जो उन कार्यों की डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो उसको लेके चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि ये फाइनल मीटिंग मानी जा रही है क्योंकि अब दिवाली के बाद कभी भी निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है ये बैठक। और कोर कमेटी की बैठक जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के जो आला कमान है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। करीब 4:30 बजे बैठक 5 कालिदास मार्ग पे शुरू होगी। जी, इस बैठक को लेकर अगर देखा जाए तो खास बैठक इसलिए भी इसको माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी होने 2024 में और 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी अच्छी जीत दर्ज कर चुकी है। तो ऐसे में क्या इसे सेमीफाइनल के तौर पर या यूं कहे कि एक अगर इन निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की तो एक अच्छा मैसेज 2024 में बीजेपी दे पाएगी जनता के बीच में? निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम रहता है कि 17 जो महापौर पद हैं उनको जीतने की पहले से ही दावा कर चुकी भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए ब्लूप्रिंट का काम करती नजर आ रही है। एक सबसे खासियत होती है भारतीय जनता पार्टी की जो और पार्टियों से थोड़ा सा अलग काम करती है कि एक चुनाव खत्म होता नहीं कि वो दूसरे चुनाव में रहती है, चुनाव मूड में रहती है लगातार और लगातार चुनावी तैयारियों में लगी रहती है। हमने देखा किस तरीके से संगठन के जब बड़े बदलाव हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें चाहे संगठन महामंत्री की बात करें, उसके बाद लगातार वो दौरे पे थे, मुख्यमंत्री खुद दौरे पे रहते हैं और समय समय पे खुद वहाँ पे समीक्षा भी करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड की जो लेवल, जो बूथ स्तर की जो पकड़ है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और क्योंकि ये ग्राउंड लेवल का चुनाव माना जाता है, निकाय चुनाव आपकी जो मैदान होता है उसकी जो पिच होती है उसकी तरह माना जाता है कि अगर आपकी वो मजबूत है तो आप कोई भी खेल होगा, कोई भी खिलाड़ी होगा उस पर खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं अपनी ग्राउंड को मजबूत करने के लिए अपनी ग्राउंड के जो ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच का चुनाव माना जाता है और बहुत अहम होता है क्योंकि निकाय चुनाव में जो ग्रामीण इलाके जो चुनाव होते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट माने जाते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं चाहती, इसी को लेकर कोर बैठक हो जा रही है जिसमें संगठन और सरकार दोनों लोगों का समन्वय बनाते हुए आगे की रणनीति तय की जाएगी। और माना जा रहा है कि दिवाली के बाद कभी भी चुनाव का घोषणा हो सकती है, उसके पहले पूरी तैयारी करना चाहती है। लगातार प्रदेश के जो संगठन है वो भी ग्राउंड पे लगा हुआ है और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो भी ग्राउंड पे लगी है। तो कहीं ना कहीं ये सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है क्योंकि अगर आप निकाय चुनाव में अच्छा काम करते हैं और जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए 2024 में राह थोड़ी आपकी आसान होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, राह तो आसान होगी, लेकिन बीजेपी की एक खास बात है कि चुनाव चाहे कोई भी हो, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चाहे चुनाव विधानसभा का हो, निकाय का हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, बीजेपी हर चुनाव में पूरी फुल मोड में, फुल एक्शन में नजर आती है और जमीनी स्तर तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश बीजेपी करती है। यानी कि किसी भी चुनाव को बीजेपी कभी भी छोटा नहीं मानती। निश्चित तौर से यही थोड़ी सी आपकी स्ट्रेटजी बीजेपी की रहती है, वो थोड़ी सी पार्टी से अलग करती है। हमने देखा था उपचुनाव में, हमने देखा था नतीजे देखे थे, चाहे वो रामपुर का हो चाहे आजमगढ़ का हो, जहाँ पे अखिलेश यादव खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पर वो जमीन पे नहीं उतरे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आपने देखा था मुख्यमंत्री से लेकर दोनों डिप्टी सीएम भी थे, लगातार उसमें दौरे कर रहे थे, लगातार जनसभाएं कर रहे थे। तो शायद कहीं ना कहीं कोई भी चुनाव को हल्के में लेते हैं। अभी हाल ही में गोला गोरखनाथ का जो उपचुनाव होना है जिसमें अरविंद गिरी की सीट खाली हुई थी, उनके बेटे अमन गिरी दी गई। अब देखिए सबसे पहले लिस्ट जारी की गई है, 40 नामों की लिस्ट है स्टार प्रचारक, उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तमाम बड़े नेता हैं, तमाम मंत्रियों के नाम उसमें हैं कि लगातार वो जनसभाएं करेंगे। एक छोटे से छोटे चुनाव को भी एक अहमियत देते हैं और शायद यही बात है कि जहां शून्य से लेकर और आज शिखर पर पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी इन सबसे अलग मानी जाती है। लगातार काम करते हैं, लगातार स्ट्रेटजी करते हैं और लगातार अपने बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनके जुड़ाव में रहते हैं। हमने देखा था जिस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी का जब उत्तर प्रदेश में आगाज हुआ था, अमित शाह ने खुद कमान संभाली थी, चाणक्य कहे जाते हैं, थिंक टैंकर कहे जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा, एक नारा दिया था, अपना बूथ सबसे मजबूत।
इसी को पकड़ के चलने की भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रहती है। और अब तमाम विपक्षी पार्टी हैं जो अपने बूथ पे काम करना शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कर लिया था और उसका नतीजा है कि 2014, 2017, 19, 22 और आगे के चुनाव में भी वो दावा करते नहीं चुकते कि 17 में से 17 की महापौरों की जो सीट है वो निकालेंगे और 80 में से 80 सीटों का दावा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो कॉन्फिडेंस का मोरल जो आपका हाई होता है, जब आपकी टीम मजबूत होती है, जब आपका पता होता है कि आपके टीम मजबूत है और आपकी पिच तैयार है, तो चाहे जैसा भी मौसम हो, चाहे जो भी सामने विपक्षी हो, उसके लिए आप खेलने के तैयार रहते हैं। और शायद यही स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की काम करती हुई नजर भी आती है उत्तर प्रदेश में या कहें तो पूरे देश में। जी मनीष, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर फुल एक्शन में है और इतना सीरियसली चुनाव को लेती है, क्या इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य पार्टियां हैं, क्या उनमें से कोई पार्टी इतना एक्टिव मोड में नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब, जैसे ही दिवाली गुजरेगी उसके बाद ही ऐलान हो जाएगा चुनावों का नगर निकाय को लेकर के। तो क्या और कोई पार्टी है जो इस तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है? देखिए, अगर आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो यहाँ पे अगर अब फाइट देखने को मिलेगी। मैं अगर 2014 के पहले की बात करूँगा तो जो फाइट होती थी वो कहीं ना कहीं बसपा बनाम समाजवादी पार्टी सपा होता था, बीजेपी सपोर्टिंग रोल में रहती थी। पर अब 2014 के बाद से समीकरण बदले हैं। बीजेपी ड्राइविंग सीट पे है और कहीं ना कहीं टेक ओवर करती हुई नजर आती है। अगर आप स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी और निकाय चुनाव को लेकर उनके यहाँ भी 20 तारीख को एक बैठक बताया जा रहा है, वहाँ भी बैठक की जाएगी। पर हाल में क्योंकि एक बहुत बड़ा झटका लगा है समाजवादी को, उनके जो संरक्षक और संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव, उनके निधन के बाद कहीं ना कहीं माहौल है अभी, क्योंकि उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं, उनके अस्थि विसर्जन आज खुद अखिलेश यादव करने गए। उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनेगी, माना जा रहा है कि एक बार समाजवादी पार्टी फिर से इस निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं सिंपैथिक वोट के लिए अपील करती हुई नजर जरूर आएगी। तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्लानिंग अपनी तैयार हो रही है, प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम करती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म नहीं होता दूसरे चुनाव पर रहती है और चुनाव के मोड में ही रहती है, उस मोड से बाहर नहीं आती है। हमने देखा कार्यकर्ता होते हैं, एक चुनाव खत्म होता है, उसमें जीत हासिल होती है चाहे हार हो, उसके बाद वहीं पे दूसरी चुनाव में लग जाते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं वो लग जाते हैं, जो वहाँ के नेता होते हैं उनको वहाँ पे कैंपिंग करने के लिए बोला जाता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो मंत्री होता है उन जिलों के प्रभारी बनाया था, वहाँ पे जाके आपको संगठन के काम भी देखने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरी स्ट्रेटजी होती है संगठन और सरकार की, वो जो स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, वो थोड़ी सी अलग करती है। और शायद इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों से आगे कहीं जरूर नजर आती है। जी, और शायद यही वजह है कि आज ही इस बैठक को किया जा रहा है, जबकि अभी चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन रणनीति बीजेपी की तरफ से पहले से ही तैयार की जा रही है। निश्चित तौर से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे अहम चीज होता है कि चाहे शीर्ष नेतृत्व हो और चाहे आपका बूथ लेवल का एक बूथ अध्यक्ष हो, वहां तक अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे में समन्वय बैठाया होता है और तो एक दूसरे की रिपोर्ट लगाता जाती है। आज भी लखनऊ में भी एक बड़ी बैठक चली भारतीय जनता पार्टी की। माना जा रहा है कि ये भी संगठन की एक बैठक है जो रूटीन होती है। और ये चीज़ आपको तमाम जो विपक्षी पार्टी, चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी करेंगे, तो इंटरनल मीटिंग्स जो होती हैं उसको आप दिखाते नहीं, आप वहाँ पे शो नहीं करते। और ऐसी आम बैठकें शायद होती होंगी, पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बैठकों का दौर करती है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के आपस में समायोजन बना के चलती है, वो चीज़ थोड़ी सी आगे लेके जाती है। और शायद इसीलिए जो चुनाव की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में रहती है, एक चुनाव खत्म नहीं होता, वो दूसरे चुनाव में लगती है, ये चीज़ उनको थोड़ा सा अलग लेके जाती है। और शायद आज की जो कोर बैठक है ये भी उसका एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। और माना जा रहा है कि निकाय चुनाव की जो सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, सेमीफाइनल की तरह लिया जा रहा है, उसके लिए एक कोर कमेटी बैठक है। और ये बहुत अहम रहती है जब आगे आपके 2024 में आपका लोकसभा चुनाव हो, उसके पहले अगर निकाय चुनाव होते हैं तो उसके लिए बहुत अहम बन जाता है किसी भी पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर दौरे पर हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री आज जायजा लेंगे। अब तक प्रदेश के कई जिले में बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है वहां पर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। और यहां तक कि मंत्रियों को और अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए जा चुके हैं कि जैसे जहां पर भी बाढ़ आई है उन जगहों पर वो खुद पहुंचे और राहत बचाव कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन जगहों पर पहुंच रहे हैं।
कई जगह पर नाव के जरिए दौरा करते हैं तो कई जगह पर हवाई सर्वेक्षण करते हैं। लेकिन लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जाते हैं और यही निर्देश भी दे रहे हैं। और आज सीतापुर दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, जहां पर सीतापुर में जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे और किस तरीके से मदद अभी तक पहुंचाई गई है अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और क्या कुछ मदद पहुंचाई जानी चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। और बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, रोज ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज सीतापुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इससे पहले कई जगहों पर जिन क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है, जिन जिलों में बाढ़ आई हुई है, वहां का कई जगहों का दौरा मुख्यमंत्री इससे पहले कर चुके हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं। मंत्रियों को, अधिकारियों को सीधे निर्देश भी दिए गए हैं कि उन क्षेत्रों में खुद जाएं और वहां पर निरीक्षण करें कि किसी भी प्रकार से राहत बचाव कार्य वहां पर किया जाए और ज्यादा दिक्कत वहां पर बाढ़ प्रभावितों को ना हो। और इसी बीच मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छेड़छाड़ का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दबंगों ने पथराव करने के बाद जमकर गोलीबारी की है। पीड़ित पक्ष के मुकदमा दर्ज कराने पर भी हमला किया गया। मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे थे पीड़िता के परिजन और हमले में पीड़िता के 3 चाचा गोली लगने से घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी फिलहाल ले लिया है। नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मुस्तफाबाद का ये पूरा मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जौहरी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ में फोन लाइन पर। सचिन, क्या है पूरा ये मामला? देखिए, मुजफ्फरनगर में दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर एक लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की जाती है और जब लड़की पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस ने मुकदमा इसमें दर्ज किया। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो लोग जो लड़की पक्ष है उनके यहाँ पर जाते हैं और उन पर ताबड़तोड़ पथराव करते हैं, वो फायरिंग करते हैं, जिसमें जो लड़की है उसके चाचा और सहित ताऊ 3 लोगों को गोली लगी है, जो गंभीर हालत में मुजफ्फरनगर अस्पताल में भर्ती है, जहां से उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। जी सचिन, इस पूरे मामले में जो पीड़ित लड़की है उसने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं ढिलाई के। जी देखिए, उस लड़की का कहना है कि पिछले 8 दिन से वो लड़के उसे परेशान कर रहे थे, बार बार उसके साथ छेड़छाड़ करते थे, जिसमें पुलिस ने ढिलाई की है। 8 दिन बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया है, रात इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ये घटना बड़ी सामने आई है, पुलिस ने आनन फानन में इन जो 3 आरोपी थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो लड़की है उसके जो 3 लोगों को गोली लगी है, आखिर वो 3 लोग कौन है और उनकी क्या कुछ स्थिति है अभी अस्पताल में? सचिन, लड़की के 2 चाचा हैं और एक ताऊ हैं, तीनों की हालत सीरियस है। 2 को गंभीर हालत के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया है और एक का मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। लेकिन सचिन देखिए, एक सवाल उठना तो बेहद ही लाजमी है ना कि जब लड़की से पहले से ही छेड़छाड़ की जा रही थी, अगर पुलिस उसी वक्त कार्रवाई करती तो शायद आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आएगी। अगर पुलिस समय से सख्ती बरतती, समय से इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, गोलीबारी और पथराव की नौबत ना आती। लेकिन ये अब इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और कार्रवाई कर रही है। जी, लेकिन कार्रवाई इतनी देरी से क्यों? क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आपने ये सवाल किया क्या पुलिस से कि आखिर इतनी देरी क्यों करी, इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? बिल्कुल, आला अधिकारियों ने ये मामला संज्ञान में आए हैं। वो कह रहे हैं कि जांच पड़ताल की जाएगी कि कहां क्या वास्तविकता है, कहां पर चूक हुई है। लेकिन ये तो हर बार ही कहा जाता है ना कि अब जांच पड़ताल होगी, जांच पड़ताल होगी। इस बीच तो 3 लोगों की तो जान खतरे में है ना इस वक्त। बिल्कुल लापरवाही या ढिलाई कहेंगे, जिसकी वजह से 3 लोग अपनी जीवन और मृत्यु के बीच में लटके हुए हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से लापरवाही कही जाएगी। जो पीड़िता लड़की है उसकी तरफ से क्या कुछ कहना है सचिन?
जी, पीड़िता का यही कहना है कि उसके साथ लगातार 8 दिन से छेड़छाड़ हो रही थी और जी। वो इस चीज को अपने परिजनों को भी बता रही थी। उसके परिजनों ने पुलिस के सामने भी ये बात रखी, लेकिन पुलिस उसमें जांच पड़ताल में ही, छानबीन में ही लगी रही। जो 8 दिन का समय बीता, उसके बाद कल शाम जाकर पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और जी सचिन, जो दबंग जिनको गिरफ्तार किया गया है और जिनकी तरफ से दबंगई देखने को मिली, आखिर वो लोग कौन हैं? क्या उनका नाम अभी तक सामने आया है और क्या उन्हें कोई शक्ति मिली हुई है या किस बल पर वो इतनी दबंगई कर रहे हैं? देखिए, एक ही समुदाय का मामला है, एक ही मोहल्ले का मामला है कि गांव के रहने वाले हैं सभी लोग, और वहीं पर ये इस तरह की कमेंटबाजी करते थे। और लेकिन दबंगई देखने को मिली है, क्योंकि दबंग लोग हैं जो छेड़छाड़ करने के बाद भी नहीं माने और उसके बाद खूनी संघर्ष का जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, और पूरी तरह से वो दबंगई ही कही जाएगी कि दबंग लोग हैं। इस घटना के बाद में सीधे तौर पर पुलिस पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब पूरी तरह से पुलिस पर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि 8 दिन से कोई पीड़िता बार बार गुहार लगा रही है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो रही है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई 8 दिन पहले होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई 8 दिन बाद हुई है। तो सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है और पुलिस को इन सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब पुलिस को सामना तो करना पड़ रहा है और जांच पड़ताल की बात की जा रही है, लेकिन क्या जो पुलिस कर्मी थे जिनकी वजह से ये मामला दर्ज नहीं किया गया समय रहते ही, और अब आज इतना बड़ा ये हादसा बन गया, या यूं कहें कि ये घटना में तब्दील हो गई है, तो क्या उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी कुछ देर पहले का ये मामला है जिसमें ये पूरी घटनाक्रम हुई है, तो अभी फिलहाल पुलिस इस घटना के जो आरोपी है उनको पकड़ने में लगी हुई है। कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग भी जो पीड़ित है वो लोग कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से लड़की के साथ में छेड़छाड़ की जा रही थी। पिछले 7-8 दिन से ये छेड़छाड़ हो रही थी और पुलिस जब लड़की पुलिस वालों के पास में जाती है, थाने पहुंचती है, तो उस पर कार्रवाई की बात करती है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज ही नहीं किया, जिसके बाद में आज दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए पीड़ित पक्ष के 3 लोगों पर फायरिंग कर दी ताबड़तोड़, जिसके बाद में लड़की के 3 परिजन जो हैं वो इस वक्त अस्पताल में हैं, जो जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलिया से, जहां पर नगरा थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह खून से लथपथ रोड के किनारे किशोरी मिली और किशोरी के साथ में पुलिस की प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। यहां पर बताया जा रहा है कि किशोरी को आरोपी हत्या की नियति से अपने साथ बाइक पर ले गया था। वहीं पुलिस की माने तो चिकित्सकों से कराई गई प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि फिलहाल किशोरी का इलाज वाराणसी में चल रहा है। होश में आने के बाद उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बलिया के थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि एक ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की नस कटी हुई है और रक्त रिसाव हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके लड़की को वहां से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पे उसका समुचित इलाज करवा करके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई। और साथ के साथ मामले की जानकारी करके, परिजनों से बात करके, टीमों का गठन करके कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची और कैसे उस पर चोट आई, इसका अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे छानबीन करते हुए जानकारी हुई कि 14 तारीख को शाम को लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उन सहेलियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेले से लड़की किसी एक युवक के साथ वहाँ से गई थी, जिसके संबंध में जानकारी करते हुए उस युवक को पकड़ा गया और उस युवक से बाद में पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस चीज़ को अपने आरोपों को कबूला गया। उसके द्वारा बताया गया कि वही उस लड़की को वहां से मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। बलिया के थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि एक ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की। वहीं पीलीभीत के बीसलपुर थाना क्षेत्र के जनता टेक्निकल इंटर कॉलेज के पास मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बाइक सवार और रिक्शा चालक में कहासुनी हो गई, जिसके बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाइक सवार युवक ने रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। अगली खबर आगरा से, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और मारपीट में दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बाह थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव का ये पूरा मामला इस वक्त बताया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।